Welcome to today's class. Today we will discuss the topic process of semi-conservative replication. इस टॉपिक में जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन of nucleotides. ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है. ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. वो जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिन मोनोफॉस्फेट. 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. 4 प्रकार के, लेकिन बहुत सारे. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है 4 प्रकार के, these nucleotides are activated by ATP in presence of enzyme phosphorylase. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेटेड होते. एक्टिवेटेड कैसे होते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस ATP then deoxy guanine monophosphate, deoxy cytosine monophosphate, deoxythymine monophosphate. ऐसे ये 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, these nucleotides are activated by ATP, that is adenosine triphosphate. इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा, जब ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, मतलब इसके पास ये मोनोफॉस्फेट है, मतलब इसके पास 2 फॉस्फेट है. मोनोफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट. यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब यहाँ पर कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है. एटीपी के पास 3 फॉस्फेट है. व्हेन डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट react with adenosine triphosphate, then this deoxy adenosine monophosphate will convert into adenosine deoxy adenosine triphosphate. यहाँ 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट्स है, यहाँ 2 फॉस्फेट्स है. सॉरी, यहाँ पर मोनोफॉस्फेट है. सॉरी, यहाँ पर 1 फॉस्फेट है, सिंगल. मोनो मतलब सिंगल, सॉरी. तो इसमें जो 3 फॉस्फेट्स है एटीपी में, इसमें ये जो 2 फॉस्फेट्स है, 2 फॉस्फेट्स इसके साथ ऐड हो जाएंगे. यहाँ ऑलरेडी 1 फॉस्फेट है. फिर एटीपी के पास जो 3 फॉस्फेट्स है, ये 3 फॉस्फेट्स में से 2 फॉस्फेट्स इस मोनोफॉस्फेट में, मतलब 1 फॉस्फेट में ऐड हो गए. तो यहाँ 1 + 2 कितना हो गया? 3. तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो था एटीपी के मदद से किस में कन्वर्ट हो गया? डीऑक्सी
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो बचा क्या, प्लस AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि यहाँ जो 3 फॉस्फेट्स थे इसमें से 2 फॉस्फेट्स तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के पास चले गए, इसमें ऐड हो गए, तो इसके पास कितने बचे, 2 बचे, 1 बचा, 3 - 2 = 1। तो जो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का कन्वर्शन हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, एंड ATP का कन्वर्शन हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। सभी में यही होगा। यहाँ पर क्या हो गया, डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें हमें एंजाइम याद रखना है, वो एंजाइम है फॉस्फोराइलेज। यहाँ पर एंजाइम का नाम है, जो एंजाइम ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है वो एंजाइम है फॉस्फोराइलेज। एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम को फॉस्फोराइलेज क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स का फॉस्फोराइलेशन हुआ है। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट्स ऐड हुए हैं। ये फॉस्फेट आए कहाँ से, तो ATP से आए। कितने फॉस्फेट ऐड हुए हैं, हर एक न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट्स ऐड हुए हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक फॉस्फेट था, ATP से उन्होंने 2 फॉस्फेट्स लिए। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है जो मोनोफॉस्फेट्स के फॉर्म में थे, ये न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हुए, यानी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये मोनोफॉस्फेट पे कन्वर्ट हुआ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एंड एंजाइम, तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियोटाइड्स का फॉस्फोराइलेशन हुआ। क्या ऐड हुआ, इसमें फॉस्फेट ऐड हुआ, इसलिए इसका जो एंजाइम है ये एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम लगता है फॉस्फोराइलेज। तो ये हो गई ये फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इज activation of nucleotide. The 4 types of nucleotides of DNA, that is deoxy adenosine monophosphate, deoxy guanine monophosphate, deoxy cytosine monophosphate, deoxy thymine monophosphate are present in the nucleoplasm. These are present in the nucleoplasm. So they are activated by adenosine triphosphate in presence of enzyme phosphorylase, and this result in the formation of deoxyribonucleotide triphosphate. These are deoxyribonucleotide triphosphate, that is DATP, DGTP, DCTP, DTTP, and the process is also known as phosphorylation. So this process is also known as this activation of nucleotides. This process is also known as phosphorylation, because here in this step phosphorylation of nucleotides takes place. Phosphorylation of nucleotides means addition of phosphate. So here we have completed first step. The second step is number 2, point of origin or initiation point. Number 2 is point of origin, or initiation point. This is the second step in the
semi conservative replication. So point of origin or initiation point. So in this step, what happened? See, this is the DNA molecule. Here I am drawing DNA molecule. So this is DNA molecule, which is double stranded, double helix. These are nitrogenous base pairs, and in these strands phosphodiester bond is present. These strands are made up of many nucleotides. It is a polynucleotide chain, and nucleotides are connected to each other by means of sugar phosphate backbone or phosphodiester bond. So here one point is there, and that is called as point of origin or initiation point. So it begins at a specific point O, origin or initiation point, and terminates at a point. That point is denoted by T. So the process of replication start at a specific point, and this is called as O. O stands for origin, and process of replication terminates at a specific point, and that specific point at which the process of replication terminates, that point is called as T. तो ये जो DNA मॉलिक्यूल है, इस DNA मॉलिक्यूल में ये दो स्ट्रैंड्स है. ये जो दो स्ट्रैंड्स है इसको हम इसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. हर एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बना है, एंड ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनके बीच में होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये तो क्लियर हो गया. रेप्लिकेशन जहाँ स्टार्ट होगा वो जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे O, दैट इज़ ओरिजिन, एंड रेप्लिकेशन जहाँ ख़त्म होगा उसे हम बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे T. T का मतलब होता है टर्मिनेशन, मतलब जहाँ पर स्टॉप होगा दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेशन. अब जहाँ पर रेप्लिकेशन होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रेप्लिकॉन. द यूनिट ऑफ DNA इन विच रेप्लिकेशन ऑकर्स इज कॉल्ड रेप्लिकॉन. मतलब अगर यहाँ पर इतना जो हिस्सा है DNA का, इस यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन होता है तो ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे रेप्लिकॉन. इट इज़ कॉल्ड एज अ रेप्लिकॉन. तो रेप्लिकॉन मतलब क्या हो गया? रेप्लिकॉन मतलब द यूनिट ऑफ DNA इन विच रेप्लिकेशन ऑकर इज कॉल्ड रेप्लिकॉन. देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है. व्हाट इज़ रेप्लिकॉन? तो इसमें हमें लिखना चाहिए द यूनिट ऑफ DNA इन विच रेप्लिकेशन ऑकर्स इज कॉल्ड रेप्लिकॉन. द यूनिट ऑफ DNA इन विच रेप्लिकेशन ऑकर्स इज कॉल्ड रेप्लिकॉन. प्रोकैरियोट जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. इन प्रोकैरियोट्स देयर इज़ ओनली वन रेप्लिकॉन. However, in eukaryotes, there are several replicons in tandem. ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो DNA होता है वो कैसा होता है? वो सर्कुलर होता है. इस तरह से होता है, सर्कुलर, सुपर कॉइल्ड. इसके पहले हम इसको भी पढ़ चुके हैं. एंड यूकैरियोट्स को जो DNA है वो इस तरह से होता है. DNA डबल हेलिक्स बोलते हैं हम इसे. तो जो प्रोकैरियोट्स का DNA होता है उनमें सिंगल रेप्लिकॉन होता है. समझ लो जो प्रोकैरियोट्स का DNA है उनका
ये रेप्लिकॉन है, इतना ये पॉइंट, तो यहीं पर रेप्लिकेशन होगा, बाकी कहीं पर नहीं होगा। तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकॉन होता है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। इन द यूकैरियोट्स देयर आर सेवरल रेप्लिकॉन्स। यूकैरियोट्स का जो डीएनए जैसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हो सकता है रेप्लिकेशन, यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब ये भी रेप्लिकॉन है, ये भी रेप्लिकॉन है। तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उस डीएनए में एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन होते हैं। प्रोकैरियोट्स के डीएनए में सिंगल रेप्लिकॉन होता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट को हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए जो पॉइंट ओ है, अब समझ लो ये रेप्लिकॉन है, यहाँ होगा रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ जो दो स्ट्रैंड से इन दो स्ट्रैंड से इस दो स्ट्रैंड पे और नए दो स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो जहाँ एक पॉइंट होता है ओरिजिन जिसे बोलते हैं हम ओ, समझ लो यहाँ पर जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो पॉइंट है ओ। समझ लो ये जो पॉइंट है ये, या फिर ये जो पॉइंट है ये है ओ। यहाँ पर मैंने मार्क किया ये ओ पॉइंट, मतलब यहाँ क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक एंजाइम जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, जो एक एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ लिख देती हूँ, दिख जाएगा आपको, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इस एंजाइम को बायोलॉजिकल सीजर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये डीएनए को कट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल सीजर, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जहाँ पर ओ है, ओरिजिन है, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, दो स्ट्रैंड में से किसी भी एक स्ट्रैंड को, एक जो स्ट्रैंड होता है किसी भी एक स्ट्रैंड में जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है या फिर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, उसको टेम्पररीली कट कर देता है। यहाँ से टेम्पररीली क्या हो गया, कट हो गया ये, मतलब यहाँ पर एक इसने एक यहाँ पर एक निक फॉर्म हो गई। निक का मतलब होता है खाज, मराठी में जैसे बोले तो अब ये तो आपको समझने के लिए बताया मैंने। जैसे हम इसको दूसरे डायग्राम में देखते हैं, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होता है, जैसे देखिए इस डायग्राम में हम देखते हैं, समझ लो कि ये जो है ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, समझ लो ये ओरिजिन है ओ, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, वो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ निक्स द at a point O, enzyme endonuclease nicks one strand of DNA temporarily. मतलब टेम्पररीली जो एक स्ट्रैंड है, कोई भी दोनों में से एक स्ट्रैंड, ये सब किस में हो रहा है, रेप्लिकॉन में। जहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, जिस डीएनए के जिस पार्ट में रेप्लिकेशन होगा, वहाँ पर ओरिजिन है, एक ओ पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो उस ओ पॉइंट जो भी है जहाँ पर है, वहाँ पर जो दो स्ट्रैंड्स है, दो स्ट्रैंड में से कोई भी एक स्ट्रैंड जो है, इस एक स्ट्रैंड का शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है, देखिए दिख रहा है ना हमें ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो यहाँ पर ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है, ये यहाँ पर जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम बेटा, एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, जिससे हम बोलते बायोलॉजिकल सीजर। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हम दूसरे पेन से इसको ज़रा
एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एंजाइम क्या करेगा, देखिए ये एंजाइम यहाँ पर निक्स मतलब कट कर दिया, यहाँ पर खाच, निक्स मतलब कट कर देना, खाच। यहाँ इस एंडोन्यूक्लियस ने क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। मतलब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन एटम है, यहाँ OH ग्रुप है। इस थर्ड कार्बन एटम को ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड का है, इस न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन एटम को ये फॉस्फेट अटैच है। ये फॉस्फेट जो है ये इस न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन एटम को अटैच है। ये बॉन्ड जो है इनके बीच में का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से ये टेम्पररीली कट हो गया, टेम्पररीली। ये हमें क्या दर्शाता है, ये जो यहाँ पर ये जो निक्स जो है, ये जो निक्स बनाया है, द निक ऑकर इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसने बनाया है ये निक, ये बनाया है एंडोन्यूक्लियस ने, ये कट कर दिया। तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यही है ओरिजिन पॉइंट, जहाँ ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने एक दोनों में से एक स्ट्रैंड जो है इसका शुगर फॉस्फेट जो है, शुगर फॉस्फेट को ब्रेक कर दिया, वही है ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो इसके बाकी के जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।